बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा मीर। सर मेरी ये वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन यानी कैफ वन के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे पास सर लगभग कोई 36-37 दिन के करीब रह गया पेपर में, और सर ये इतना टाइम है कि आप इसमें आराम से अपने 10-15% जो पेंडिंग लेक्चर्स बाकी हों अगर हों तो वो भी, और एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑलराउंड रिविजन भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। और अगर आपने सर लेक्चर सारे ले लिए हैं तो 36-37 दिन में आप इतनी जबरदस्त रिवीजन कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपने पास होने की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को आप काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। सर इस वीडियो में मैं आपको जो गाइडेंस दूंगा वो टेक्निकली अगले 36-37 दिन का पूरा प्लान है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बगौर आपने सुनना है। ठीक है जी। मैं सबसे पहले सर इस प्रेजेंटेशन में बात करूंगा पेपर पैटर्न के ऊपर कि FAR 1 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस कितने, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने, ये सारी बात करूंगा। फिर सर मैं डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस करूंगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कितनी कितनी वेटेज के लिए हैं, और हिस्ट्री देखते हुए कि हिस्ट्री में किस तरीके से ICAP ने कितनी वेटेज के लिए इन टॉपिक्स को टेस्ट किया है, और इस अटेम्प्ट में आपको किन एरियाज पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी वेटेज ज्यादा है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है जी। फिर मैं आपको सर 2 रिविजन स्ट्रेटेजीज दूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि जी रिवीजन स्ट्रेटजी 1 किन लोगों के लिए, रिवीजन स्ट्रेटजी 2 किन लोगों के लिए, ताकि आप जो है वो अप्रोप्रिएट रिवीजन कर सके। ये पूरे 36 दिन का प्लान है आपके सामने। और फिर एंड में मैं आपको कुछ की टिप्स दूंगा, कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगा कि जो आपने इन 36 दिनों में करने और नहीं करने। ठीक है जी। तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। सर हमारा जो पेपर है FAR 1 का, उसका पैटर्न बड़ा सेट है पैटर्न है, यानी आप पिछले 6-7 अटेम्प्ट के पेपर्स उठाएंगे तो आपको पेपर का पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेगनेंट और बिल्कुल सेम नजर आएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि एक प्रोफेशनल एग्जाम में पेपर का पैटर्न जो है वो सेट होना चाहिए। तो सर हमारे पास 2 सेक्शन हैं इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और फिर हमारे पास सर MCQs भी हैं। हमारे पास सर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस की टोटल जो वेटेज है वो 40 नंबर की है। 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन होंगे 5, और जिसमें से एक क्वेश्चन के मैक्सिमम नंबर 10 हो सकते हैं। कुछ के 6 होंगे, कुछ के 7 होंगे, कुछ के 8 होंगे, और एक आध के 10 भी होंगे। फिर हमारे पास सर MCQs हैं 10 मार्क्स के। ठीक है जी। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें तो एक नंबर के 10 MCQs होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास है टोटल 50 नंबर टेक्निकली शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के आ जाते हैं, और टोटल 6 सवाल होते हैं। एक MCQs का क्वेश्चन, 5 छोटे क्वेश्चन। फिर हमारे पास से 3 लंबे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और इन लॉन्ग क्वेश्चंस में 50 मार्क्स हैं, और मैक्सिमम एक क्वेश्चन के 20 नंबर हैं। आमतौर पे सर ये जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये 2 16-16 नंबर का होगा, तो एक 18 नंबर का होगा। अगर एक 20 का आ गया तो 2 15-15 के आ जाएंगे। यानी 3 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम एक क्वेश्चन के नंबर 20 हो सकते हैं। ठीक है जी। आमतौर पे जनरली जो है वो 20 नंबर का सवाल आता नहीं, बहुत रेयर आपको नजर आएगा। पिछली 7-8 अटेम्प्ट उठाएंगे तो शायद आपको एक आध सवाल ऐसा नजर आ जाए। तो हमारे पास सर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक MCQs का जो है वो क्वेश्चन। ये हमारे पास पेपर का पैटर्न है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये याद रखिएगा ICAP का जो सिलेबस है ना, उसमें FAR 1 के टोटल 12 से 13 टॉपिक्स हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि जी इसमें से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टेस्ट होते हैं और 5 ऐसे हैं जो लॉन्ग के लिए टेस्ट होते हैं, तो ये बकवास बात है। ये 13 के 13 टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और सर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 टॉपिक मिला के आ जाएंगे। जैसे एक टॉपिक की मैक्सिमम वेटेज ICAP की ग्रेड में 8 है, तो एग्जामिनर करेगा ये 8 नंबर का एक टॉपिक उठाएगा, 8 नंबर का दूसरा उठाएगा, मिला के क्वेश्चन बना देगा। ठीक है जी। और वो लॉन्ग में चला जाएगा। तो अगर आपने एक एरिया भी छोड़ा हुआ तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा पार्ट सही से नहीं कर पाएंगे। ये 2 स्टैंडर्ड्स अगर मिला के आ गए, ठीक है जी, इंपेयरमेंट और बोरिंग कॉस्ट मिला के आ गया, और आपने जो है वो बोरिंग कॉस्ट देखा ही नहीं था, तो फिर आप इंपेयरमेंट किस चीज की करोगे? आपने तो एसेट की कैपिटलाइजेशन ही सही नहीं की होगी। तो भैया अर्ज ये है कि आपने इन 13 टॉपिक्स में से एक भी अगर छोड़ा इस आसरे में कि यार ये तो एक छोटा टॉपिक है, ग्रेड में इसके मार्क्स भी 8 हैं, यकीन करो पेपर में शायद 16 नंबर का सवाल तुम्हें उसी टॉपिक से नजर आ जाए, या 16 नंबर के सवाल में वो टॉपिक मौजूद, और फिर उस पूरे के पूरे 16 खराब कर गया हो। तो छोड़ना कुछ नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप लेबल कर सकते हैं कि ये सिर्फ शॉर्ट में आता है, और कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसको आप लेबल कर सकते हैं कि सिर्फ लॉन्ग में आता है। ठीक है जी। लॉन्ग वाले शॉर्ट में भी आ रहे होते हैं, शॉर्ट वाले टॉपिक्स जो है वो लॉन्ग में भी जा रहे होते हैं। तो 13 के 13 टॉपिक्स आपने ये सोच के तैयार करने कि इसी से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ऐसा है मेरे बच्चों।
आए जरा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर और डिटेल सिलेबस को एनालाइज करते हैं, सिलेबस को कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से एरियाज के कितने मार्क्स हैं और आज तक उसकी टेस्टिंग कैसे हुई है। चलो जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किन एरियाज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। देखिए हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 35 से 45 नंबर का एरिया है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एमसीक्यूज के अलावा ये एवरेज तकरीबन 35-36 नंबर के लिए टेस्ट हुआ है। एमसीक्यूज के अलावा की बात कर रहा हूं, इसमें से एमसीक्यूज भी आए होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ईपीएस एंड रेशियोज का एरिया, ये 20 से 30 नंबर का। और हिस्टोरिकली देखें तो ये तकरीबन कोई 22 से 24 नंबर का टेस्ट होता रहा है और इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर तीसरा एरिया जनाब, ये तीसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अच्छा मैं अगर होता ना एग्जामिनर या सिलेबस सेट करने वाला तो मैं इसका नाम अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं रखता, मैं इस एरिया का नाम रखता नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी। यानी सारे स्टैंडर्ड अगर आप देखो तो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। तो ये 30 से 40 नंबर का एरिया और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एग्जामिनर ने इस पे तकरीबन 32 से 35 नंबर पूछे हैं। 30 से 35 के बीच में टेस्टिंग होती रही है इसकी, अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। तो ये हमारे पास सर 3 एरियाज हैं। मैं सबसे पहले एरिया की बात करूंगा। ये हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया है, इसमें सर 5 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है जी। और अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो किसी आइटम में से 4 छोटे सवाल आए, 1 बड़ा, 2 छोटे सवाल आए, 2 बड़े सवाल आ गए, ठीक है जी। फिर 1 बड़ा 2 छोटे, फिर 1 बड़ा 2 छोटे, फिर 1 बड़ा और 3 छोटे, ऐसा भी हुआ है सर कभी। और सर फिर 1 बड़ा और 2 छोटे सवाल आए। तो आप ये कह लें कि इस एरिया में से लगभग 1 बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर इसी में से 2 बड़े क्वेश्चंस पूछ ले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस एरिया से या तो 2 बड़े सवाल आएंगे, या 1 बड़ा 2 छोटे क्वेश्चंस आएंगे, या 3 से 4 छोटे क्वेश्चन यहां से टेस्ट होंगे। अगर यहां से बड़ा क्वेश्चन आया तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग हंच है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इस दफा बड़े क्वेश्चन में टेस्ट होगा और वो IAS 8 या EPS के साथ मिला के आएगा, ठीक है जी। एक अच्छा सवाल इसमें तगड़ा सवाल बन के आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है जी। अगर IAS 8 सर आइसोलेशन में टेस्ट हुआ तो मे बी IAS 8 जो है वो छोटे सवाल के तौर पर टेस्ट हो सकता है, लेकिन सर बड़े सवालों के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लोज, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। और जो बाकी के 3 एरियाज हैं सर, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एनपीओ। मे बी एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए जो है वो ICAP एनपीओ पे इस दफा फिर एक बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है जी। लेकिन सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लोज, ये बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं कंटेंडर्स कंसिडर कर रहा हूं, और जो बाकी के 3 एरियाज हैं उस पे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा एरिया क्या टेस्ट हो सकता है, जैसे अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करें ना तो प्यारे भाई IAS 8 के साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कुछ सवाल देख के जाना जिसमें करेक्शन ऑफ एरर भी आ रहा हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी आ रहा हो। सर मैंने आपको ठीक ठाक क्लास में क्वेश्चंस कराए इसके ऊपर, ठीक है जी। फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि EPS कैलकुलेट करना हो, ठीक है जी, और IAS यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दे दे वो 2 सालों की और दोनों सालों का EPS कैलकुलेट करवाए और फिर लास्ट ईयर के करेक्शन ऑफ प्रॉफिट की वजह से रिवाइज EPS कैलकुलेट करवाए, ठीक है जी। अच्छा ये भी हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिवर्स वर्किंग दे। रिवर्स वर्किंग का मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दे और आपको वर्क बैक करके जाना पड़े ओपनिंग की तरफ। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको 2024 और 2023 का डाटा दे और 2 सालों का जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगे, 23 का क्लोजिंग बैलेंस दे और 23 से आपको वर्क बैक करके ऊपर जाना पड़े ओपनिंग बैलेंस के लिए, और यही 23 जो है वो 2024 का ओपनिंग बने और फिर ये सीधा सीधा जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाए। यानी 1 साल में रिवर्स वर्किंग हो, 1 साल में जो है वो नॉर्मल वर्किंग। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपने बहुत तमीज से करके जानी है मेरे बच्चों। अगर IAS 8 पे एक छोटा क्वेश्चन अलग से आ गया, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या तो EPS के साथ आ गई या रिवर्स वर्किंग आ गई और IAS 8 के एक अलग क्वेश्चन आया, तो याद रखिएगा IAS 8 पे आपने स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी को देख के जाना है अच्छे से। यानी आपको याद होगा मैंने टेबल बनवाया आपसे कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का इंपैक्ट याद आ रहा है। अच्छा ये देख के जरूर जाना, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मॉक में भी जो है वो मैंने क्वेश्चन डाला वो भी देख लीजिएगा। फिर डेप्रिसिएशन रिलेटेड इश्यूज
2022 में एक एसेट खरीदा था, कैपिटलाइज करना था, भूल गए, ठीक है जी। एक रिपेयर एक्सपेंस था, गलती से कैपिटलाइज कर दिया। इस तरह की चीजें आईए सेट में आ सकती हैं। और एक इशू आईए सेट में और आ सकता है कि आईपी को गलती से हमने पीपी ट्रीट कर लिया, यानी फेयर वैल्यू मॉडल की जगह हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, या आईपी कॉस्ट मॉडल पे था और हमने गलती से उसको फेयर वैल्यूएशन पे ले गए और फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए, ये हमने गलती कर दी, ठीक है जी। या हमने पॉलिसी चेंज का हिसाब किताब डाल सकता है एग्जामिनर कि हिस्टोरिकली आईपी को हम कॉस्ट पे लेके चलते रहे और अब हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके चलना चाह रहे हैं। तो अगर आईएस 8 आया आइसोलेशन में तो इन तीनों में से कोई एक एरिया टेस्ट हो सकता है। कैश फ्लोज याद रखिए सर, इस दफा नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है कि एनपीओ का सवाल दोबारा आ जाए। तो अगर कैश फ्लो टेस्ट होता है तो सर ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लो में करेक्शन एग्जामिनर पूछ ले, एक बना हुआ कैश फ्लो आपको दे दे और वो सिर्फ ये हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस हो, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट का डिफरेंस हो, और आपको एग्जामिनर कहे कि भाई इसको सही करके दे दो और आपने उसको सही करना हो गिवन डाटा से। इस पे सवाल आई कैप पास में पूछ चुका है, तो एक सवाल पास पेपर का देख लीजिएगा। फिर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों पे सर सवाल आ सकता है। मेरे हिसाब से इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं। अगर पूछा जाए, मैं अगर असेस करूं, ये नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, यानी ये मैंने आपको जो है वो इंपॉर्टेंस का जो है वो क्या कह दिया, रैंकिंग कर दी मैंने, ठीक है जी। फिर करेक्शन ऑफ एरर, सर अगर करेक्शन ऑफ एरर को आप देखें ना तो करेक्शन ऑफ एरर सर लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, ठीक है जी। और ये एग्जामिनर का ऐसा फेवरेट एरिया कि लगातार आता रहा है, तो भैया इस अटेम्प्ट में करेक्शन ऑफ एरर पीपी से रिलेटेड देख लेना, मे बी करेक्शन एंट्रीज आ सकती है कि रीवैल्यूएशन गलत कर दी, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करो, या इंपेयरमेंट बुक कर दी थी वो गलत थी उसको सही करके दे दो, जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है एग्जामिनर इसके ऊपर। और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के एरर्स आपको दे सकता है कि जी आपको एक डाटा दे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दे, और फिर आपको कहे कि जी ये गलतियां हैं, इससे रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल के दे दो। पास पेपर में सवाल मौजूद है, मेरे सर हैंडआउट में भी मौजूद है, मैंने क्लास में भी इसको करवाया है, अगर आपने उस करेक्शन ऑफ एरर्स के लेक्चर्स लिए, याद से देख लेना इसको, ठीक है। एनपीओ अगर आया और वो बड़े क्वेश्चन में आया तो सीधी सी बात है, फिर वो मुकम्मल जो है वो क्वेश्चन होगा, उसमें बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ जो है वो नेट एसेट्स भी पूछ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है, और सर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट्स भी पूछ सकता है। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन आया तो ऐसा हो सकता है कि वो एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे, बैलेंस शीट दे और आपसे स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनवा ले, ठीक है जी। या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन दे और आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनवा ले। याद है ना, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, सारे फंड्स हमारे पास आ रहे होते हैं, देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लोज, और सर शॉर्ट में अगर टेस्ट हुए तो बाकी के तीनों में से कोई 2 टॉपिक शॉर्ट में टेस्ट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं 13 टॉपिक हैं, 9 सवाल बनने और एक सवाल में 2-3 स्टैंडर्ड मिला के आने। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड भी छोड़ा ना, उसी से आपको नजर आएगा कि 12 नंबर का 10 नंबर का जो है वो सवाल आया हुआ, या 16 नंबर के सवाल में 8 नंबर उसके, छोड़ के कुछ नहीं जाना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, ठीक है। फिर सर जो सेकंड एरिया है, इसमें आमतौर पर सर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और एक छोटा क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन सर मैं इस दफा रेशोज का एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रेशोज पे एक अच्छा तगड़ा सवाल आ जाए, और ये 2 एरियाज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चंस में आए, ठीक है जी। रेशोज का सवाल जो है वो हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में बड़ा और छोटा आ रहा होता है, लेकिन ये याद रखना, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। मे बी ईपीएस से दोबारा एक बड़ा सवाल आ जाए, करके सारे जाने। मेरा अंदाजा ये है कि सर रेशोज पे एक अच्छा तगड़ा सवाल बन के आ सकता है। अच्छा, अगर मैं इस ग्रिड पे बात करूं तो ईपीएस में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो सीक्वेंस ऑफ डायल्यूशन टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। और फ्रेमवर्क के ऊपर सर देखें, फ्रेमवर्क के चैप्टर में हमारे पास एक एरिया है डेफिनेशंस का, एक एरिया है रिकग्निशन का, एक एरिया है मेजरमेंट का, और एक एरिया है हमारे पास सर कैपिटल मेंटेनेंस का, ठीक है जी। एग्जामिनर ने हिस्टोरिकली इस एरिया को बहुत फोकस किया है, इसको बहुत फोकस किया है, ठीक है जी। मेरा अंदाजा है कि सर इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में इस पे अच्छा सवाल बन के आ सकता है। मेजरमेंट के ऊपर देख लीजिएगा, एसेट और लायबिलिटीज को कितने तरीके से मेजर किया जा सकता है। डेफिनेशंस देख लीजिएगा, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। इन सारों की डेफिनेशन मैंने इस पर काफी काम करवाया फ्रेमवर्क के चैप्टर के ऊपर, खुदा के वास्ते वो देख के जाइएगा, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जी इसमें से इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं, तो मैं कहूंगा मेजरमेंट को पहले नंबर पे करो, कैपिटल मेंटेनेंस को दूसरे नंबर पे करो, फिर ये तीसरे नंबर पे डेफिनेशन है, और फिर टाइम बचे दो। रिकग्निशन में 2 ही पॉइंट्स हैं, वो उठा के देख लीजिएगा कि एसेट को और लायबिलिटी को रिकग्नाइज कब किया जाता है, जब वो क्राइटेरिया मीट कर ले और वो रेलेवेंट और फेथफुल हो, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो रेशोज है
रेशियोज पे भाईजान एक अच्छा लंबा सवाल आ सकता है, लेकिन रेशियोज के चैप्टर के एंड में ना कुछ थ्योरी दी हुई है जिसमें विंडो ड्रेसिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस हैं। और अल्लाह के बंदो, इसको देख के जाना। लास्ट अटेम्प्ट में भी एग्जामिनर ने सिर्फ हल्की सी जो है एक सुई चुभ हुई थी 3 नंबर की, क्योंकि लोग इस पर थूकते भी नहीं है। देख के जाइयो, रेशियोज की लिमिटेशंस थ्योरी में आ सकता है, देख के जाना, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर नीचे जो एरिया आता है सर, इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बड़ा क्वेश्चन पीपी और आईपी का मिला के आ सकता है, या मे बी आईपी पे ही एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी, और नोट बनाना हो आईपी का और उसके अंदर पीपी की इंप्लीकेशंस भी हो तो 16 नंबर का सवाल बन जाए। ये दो इस अटेम्प्ट के लिए, अगर नोट आएगा तो मेरे हिसाब से आईपी पे आ सकता है, और अगर पीपी पूछा तो एक्सट्रैक्ट्स पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है जी। अच्छा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, इन तीनों से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चांस शॉर्ट क्वेश्चन आने का जो है वो इंपेयरमेंट के ऊपर है। इसको देख के जाइएगा अच्छे से। तो यहां से मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन या 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से जो है वो टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सर एरियाज बता दिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। ये 5 एरियाज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाल्लाह टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी सारे टॉपिक्स आपने इस नियत से देख के जाने हैं कि भाई कुछ भी आ सकता है, इससे भी लॉन्ग सवाल आ सकते हैं। कोई मैं आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि भाई यही आए, नहीं, ऐसा नहीं है सर। प्रोफेशनल एग्जाम है, सारी चीजें टेस्ट हो सकती है। मे बी एग्जामिनर जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे 16 नंबर का सवाल बना रहा, ठीक है, रेयर है, ठीक है ना, पेपर बैलेंस रखना है उन्होंने भी। अच्छा जी, ये जो पीपी वाला एरिया है इसमें आप एक्सट्रैक्ट्स देख के जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, खास तौर पे रीवैल्यूएशन के साथ, ठीक है जी। जनरल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन और डिस्पोजल की अच्छे से देख के जाइएगा। अगर आप आईपी कर रहे हैं तो भैया आईपी को आपने घोल के पीना है इस अटेम्प्ट में। नोट भी टेस्ट हो सकता है, थ्योरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी टेस्ट हो सकते हैं। थ्योरी में रिक्लासिफिकेशन के ट्रिगर्स कौन से, मॉडल्स कितने, स्पेशल रूल्स आपको बताए थे कि जब एक आईपी खरीदी और उसकी फेयर वैल्यू पता ना चल रही हो और लगता है कि लॉन्ग रन में भी पता नहीं चलेगी, तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पर रखते हैं, रेजल वैल्यू उसकी 0 अज्यूम करते हैं। फिर सर एंसिलरी सर्विसेज क्या है, ठीक है जी। फिर ज्वाइंट यूज प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर जो है वो अच्छी थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल एंट्रीज आ सकती हैं सर, जनरल एंट्रीज, पीपी खरीदी, रीवैल्यू किया, सर आईपी खरीदी, रीवैल्यू किया, रिक्लासिफाई किया, इसकी एंट्रीज आ सकती हैं। और मे बी आईए सेट के अंदर ये सवाल टेस्ट हो सकता है। जो बाकी के नीचे 3 स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट, इंपेयरमेंट और बोरिंग कॉस्ट, इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर सर यहां से छोटा क्वेश्चन टेस्ट हुआ तो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इंपेयरमेंट के साथ टेस्ट हो सकता है। बोरिंग कॉस्ट की थ्योरी टेस्ट हो सकती है कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कब करना है, पॉज कब करना है, स्टॉप कब करना है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या नहीं होते, इस तरह की थ्योरी जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर सर इंपेयरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ये एक ऐसी चीज है जो आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछी, खुदा के वास्ते ये देख के जाइएगा। तो सर मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे हिसाब से ये 5 एरिया जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं, और अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में देखूं तो करेक्शन ऑफ एरर को मैं सबसे पहला नंबर दे रहा हूं सर। मेरे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैं दूसरा नंबर दे रहा हूं सर। जो टेस्ट हो सकते हैं शॉर्ट में, एनपीओ और आईएस 8, ठीक है जी। और मेरे हिसाब से सर फिर गवर्नमेंट ग्रांट, सर इंपेयरमेंट, और मेरे पास सर इसमें से जो है वो आप ईपीएस कह लें, छोटे में से टेस्ट हो सकता है। ये हो गया जी, ये मेरे पास 6 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई कर लिए छोटे के लिए। देखो 13 टॉपिक हैं, 9 सवाल हैं, और एक सवाल में 2-3 स्टैंडर्ड्स मिला के आएंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि 12 टॉपिक तो वैसे ही टेस्ट हो जाने। तो इसका कोई अगर ये कहता ना मैंने गेस्ट पेपर बना के दिया बच्चे, और नहीं भाई ये ऐसे ही टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। हमने लॉन्ग क्वेश्चन असेस कर लिए कि इसमें से लॉन्ग जनरली आता है और इसके मार्क्स भी ऐसे हैं कि आ जाएंगे, तो ये देख के जाएगा। मेरी इसमें जो है वो इंपॉर्टेंस ये मेरी इस पूरी वीडियो की कि इन एरियाज पे जरा काम करके जाना ताकि आप सरप्राइज ना हो पेपर के अंदर, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जनाब रिवीजन स्ट्रेटजीज पे। देखिए मैं आपको 2 रिवीजन स्ट्रेटजीज दे रहा हूं, ठीक है जी। आपने सबसे पहला काम ये करना है, दोनों स्ट्रेटजीज के अंदर जो कॉमन है, आपने अपना रजिस्टर उठाना है, ठीक है जी। सबसे पहला काम आपने ये करना है प्यारे भाई, सीक्वेंस में आपने ये सारे स्टैंडर्ड्स पहले कवर करने, इनको मैं दे रहा हूं नंबर 1, ये कवर हो गए। अभी आपने रिवीजन को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इसका क्लास रजिस्टर कवर करना, क्लास रजिस्टर। फिर आपने क्लास रजिस्टर उठाना है और कवर करना है सर इसके अंदर से आईएस 8, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
ये दो आपने और कवर करने, क्लास रजिस्टर, नथिंग एल्स, क्लास रजिस्टर। अब इसके बाद आपने रिवीजन स्ट्रेटेजी उठानी है। और सर मैंने आपको क्लास में एक लिस्ट दी थी जो मेरी बुक के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, और वो क्वेश्चंस की लिस्ट ये रही सर। इन क्वेश्चंस में कुछ सर एवरेज क्वेश्चन है, कुछ इजी हैं, कुछ एवरेज हैं, और कुछ डिफिकल्ट या गुड है। भाई आपने कम से कम हर एक स्टैंडर्ड के गुड क्वेश्चन जरूर करके जाने, जरूर करके जाने। ये गुड क्वेश्चंस इन नंबर टोटल बनते हैं हमारे पास सर कोई 58, ठीक है, सॉरी 95 बनते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस। 95 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप करते आ रहे हो, सर मेरे पास तो आपकी किताब ही नहीं है, बेटा किताब और ये लिस्ट दोनों, मैं अपनी किताब की सॉफ्ट कॉपी और लिस्ट, ये दोनों मैं इसी वीडियो के नीचे एक लिंक आ रहा है उसमें आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। तो आपने करना ये कि सर पहले क्लास रजिस्टर उठाना है, नीचे वाले 5 स्टैंडर्ड्स और ऊपर के 2 स्टैंडर्ड्स ये कवर करने, फिर सर बुक की लिस्ट से कवर करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर रिमेनिंग टॉपिक एक एक करके उठाने, और रिमेनिंग टॉपिक में सबसे टॉप पे आपने उठाना है सर कैश फ्लोज, ठीक है जी। और फिर सर आपने उठाना है रेशोज, ठीक है जी। रिवीजन के लिए आपने फिर उठाना है सर कैश फ्लोज, और फिर आपने उठाना है रेशोज। यानी पहले नीचे वाला ब्लॉक, फिर ऊपर के 2 टॉपिक्स, फिर कैश फ्लो, रेशोज। जब वो आप नीचे वाला ब्लॉक कर रहे हो और ऊपर वाले 2 टॉपिक्स कर रहे हो, तो पहले आपने सिर्फ रजिस्टर को फोकस करना है। ये सारे 7 या 8 टॉपिक करने के बाद फिर आपने सर जो है वो रिवीजन प्लान उठाना है, जो 95 क्वेश्चन है उसके बाद उठाने, ठीक है जी। ये बात भेजे में बैठती, क्योंकि ऐसा है कि नीचे वाले स्टैंडर्ड्स में जो सवाल आए ना वो मिक्स आए हैं। तो ये ना हो कि आप जब रिवीजन का सवाल उठाएं तो उसके अंदर इंपेयरमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट और इंपेयरमेंट और बोरिंग कॉस्ट मिक्स हो गया आया हो, और आप परेशान हो जाएंगे, यार मैंने तो एक स्टैंडर्ड तैयार किया दूसरा नहीं किया। तो पहले ये 5 पढ़ोगे रजिस्टर से, फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 पढ़ोगे किताब, यानी हमारी रजिस्टर में से 2, ये 7, 5 और 2 7 टॉपिक कवर करने के बाद फिर आप इनके सर जो रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं, जो लिस्ट वाले क्वेश्चन है वो करोगे। फिर आप इसके बाद सर बाकी के टॉपिक्स उठाओगे एक एक करके। उसमें सबसे पहले आप बाकी टॉपिक्स में सर सेकंड उसमें जो है वो सेकंड टाइम में आप कैश फ्लोज उठाएं, सर फिर आप जो है वो रेशोज उठाएं और बाकी के टॉपिक्स एक एक करके उठाएं, और फिर आप जो है वो उनके जो लिस्ट में क्वेश्चंस हैं वो आप करते जाएं। तो सर हमारे पास रिवीजन सीक्वेंस ये ठहरा कि हमारे पास सर सबसे पहले क्लास रजिस्टर किसका, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स का, साथ ही साथ हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8, ठीक है जी। इसके बाद आपने उठाना है ये क्लास रजिस्टर से आपने करना है, ठीक है जी। फिर आपने उसके बाद क्या उठाना है, फिर आपने इसके बाद उठाना है सर लिस्ट। फिर आपने सेकंड स्टेप पे क्या करना है, अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स में कैश फ्लोज और हमारे पास रेशियोज आपने पहले उठाने, ठीक है जी। अब एक एक करके आप टॉपिक उठाते जाएं और लिस्ट के साथ उसको आप कवर करते जाएं, ठीक है जी। एक तरीका तो ये है, इसमें लगेगा टाइम और इसमें सर एफर्ट लगेगी, लेकिन अगर किसी बंदे को ये नहीं करना तो मैं उसको एक आसान इलाज भी दे सकता हूं कि आपने रिवीजन सीक्वेंस यही क्लास वाला काम तो पहले करना है, लेकिन लिस्ट की जगह आप पास पेपर के जो है वो क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना शुरू कर दें। अच्छा, पास पेपर्स में मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाया इस तरह का, इसमें मैंने हर एक टॉपिक के सर पिछले तकरीबन 11 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन उठाए, 21, 22, 23, सॉरी 20, 21, 22, 23, 24, ये 10 अटेम्प्ट्स हो गए और एक 25 का अटेम्प्ट, 11 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन हैं इसमें। और मैंने हर एक क्वेश्चन को क्लासिफाई किया है कि ये गुड है, एवरेज है या मॉडरेट है, ठीक है, या इजी है, सॉरी गुड, एवरेज, इजी। तो सर और हर एक सवाल के आगे मैंने लिखा है कि इसमें एग्जामिनर ने एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो भैया आपको अगर मेरी वो लिस्ट नहीं करनी, वो लंबी लग रही है आपको, खुदा के वास्ते आप इस पास पेपर्स के जो है वो एनालिसिस को पिक करना, इसके गुड क्वेश्चंस कर लेना खाली, ठीक है जी। और टाइम है तो एवरेज और गुड दोनों कर लेना। तो सर हमारे पास समरी ये ठहरी कि हमने क्लास रजिस्टर से पहले ये 7 चीजें कवर करनी है, फिर बुक की लिस्ट उठानी है अगर हम इस तरीके पे जा रहे हैं, अदरवाइज हमने पास पेपर का सॉस उठाना है जिसमें हमने एवरेज और गुड क्वेश्चंस करने, और फिर हमने सर बाकी के स्टैंडर्ड्स बिलखुसूस रेशियोज और कैश फ्लोज उठाना है, और फिर सर हमने जो है वो या तो लिस्ट पे आना है या तो हमने पास पेपर के सॉस पे जाना है, ठीक है जी। ये कर लोगे मेरे बच्चों, ये रिवीजन स्ट्रेटजीज अल्लाह के वास्ते आपने इसी तरह अप्लाई करनी है, ऐसा है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइसेस मैंने आपको देनी है। देखिए, जब आप FAR 1 की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड होता है साइंस का। 80% बच्चे जो CA में आते हैं ना, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं। तो इनिशियली वो अकाउंटिंग
FAR यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर देते हैं, और वो जिस तरह देते हैं वो मुझे पता है, ठीक है जी, कि यार ये फलां टीचर का असाइनमेंट सॉल्व कर लो, फलां टीचर का असाइनमेंट सॉल्व कर लो। उन टीचर्स ने जो है वो बहुत मेहनत की, वो असाइनमेंट्स बन गए, वो असाइनमेंट सॉल्व करता है बंदा, और ऐसा होता है कि 50 से 60% पेपर उसी असाइनमेंट में से उठ के आ रहा होता है, ठीक है जी। तो बच्चे की वो बेसिक, वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं हो पाते, तो जब वो FAR 1 में आता है तो वो स्ट्रगल करता है। ऐसे तमाम बच्चों को मैं कहूंगा भैया, अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं, खुदा के वास्ते आप इसको प्रैक्टिस से सप्लीमेंट करें। भले आप ट्रीटमेंट्स याद कर लें, इस वक्त ये टाइम नहीं है कि मैं आपको भाषण दूं कि आप जो है वो चीजों को सही करें। आप ट्रीटमेंट्स याद कर लें कि जब ये आएगा तो मैं इस तरह करूंगा और उस तरह करूंगा, याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, गुजारा नहीं है ना इसके बगैर इस वक्त, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस इतनी डिटेल में करना कि एग्जाम में जब चीजें आए ना तो लगभग आप अच्छा हिसाब किताब कर लो। सर याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे कभी भी 100% सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप आज सॉल्व कर रहे हैं चाहे पेपर में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपसे सर कोई 50-60% सवाल सॉल्व हो रहा है, आप ट्रैक पर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपसे सर कुछ सवाल 70% सॉल्व हो जाते हैं, कुछ 45-50% सॉल्व होते हैं, यकीन करें यू आर ऑन द ट्रैक, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग पास। किसी का बाप भी सर 100% सवाल पहली गो में सॉल्व नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखो, जो बंदा पेपर सेट करता है ना, उसकी थिंकिंग ये होती है कि यार मैंने बच्चे की नॉलेज भी टेस्ट करनी है, उसकी एप्लीकेशन भी टेस्ट करनी है, और उसको मैंने टाइम लिमिट के अंदर टाइम बाउंड करके उसकी जो टेस्टिंग करनी। तो कोई भी बंदा आगे बैठता है वो फंसता है उसके अंदर, ठीक है जी। याद रखना, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो तो निकल जाएगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट आमतौर पर 60-70% सवाल, 50-60% सवाल, कुछ सवाल 50-60% सॉल्व करता है, कुछ 60-70% सॉल्व करता है, पास हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि FAR 1 के पेपर में जो चेकिंग होती है ना, उसमें अवेलेबल मार्क्स 100+ होते हैं, 100+ होते हैं। यानी आपको नजर आ रहा होता है कि एक सवाल के 12 नंबर हैं, ऐसे एक सवाल के जो है वो 18 नंबर हैं, या मैं कहता हूं चलो 20 नंबर है एक सवाल के, ठीक है जी। एक PP का सवाल है, इसमें 20 नंबर लिखे हुए, 20 नंबर, इसके अंदर अवेलेबल मार्क्स होंगे से 23-24। इसका मतलब आपने 20 नंबर के सवाल में कुछ गलतियां भी कर दी तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 20-24 नहीं मिलेंगे, 24 अवेलेबल है, आप मैक्सिमम 20 ले सकते हो। तो भैया अगर आपने से इस अवेलेबल मार्क्स का ही जो है वो 70% सही कर लिया, या 60% भी सही कर लिया, चलो मैं कहता हूं 60% आपने सही कर लिया, ठीक है जी, मैं एक लोअर साइड पे एवरेज लगाता हूं, ठीक है जी, और आपने इसमें से 60% मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब है प्यारे भाई आपको तकरीबन 14 नंबर मिल गए, जो कि 20 के हिसाब से ऑलमोस्ट 70% बनते हैं। खत्म हो गया, पास हो जाओगे आराम से, ऐसा है। फिर सर इसमें जो है ना वो एक पुराना हिसाब किताब है, इसका रिजल्ट आता है, लोगों को लग रहा होता है 22-23%, लेकिन 22-23% बड़ा डिसेप्टिव रिजल्ट है। असल में इसमें से एक बड़ी अवाम ऐसी है जो बहुत पुरानी अवाम है, जो जमाने कदीम से FAR 1 देती आ रही है, जिनके को 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और उसमें से अच्छे खासे स्टूडेंट्स, अल्लाह उनको जो है उनके लिए आसानी पैदा करे प्रोफेशन में, और आगे जिंदगी में भी वो शायद डिस्क्वालीफाई भी हो गए, ठीक है जी। तो ये पुराने लोगों में चूंकि एक टेंडेंसी थी कि उनको इंट्रो का पेपर एग्जाम्प्ट हो गया था, वो डायरेक्ट पेपर देने आए थे FAR 1 के, तो उसमें से एक खतीर अवाम फेल हो जाती थी। तो भैया अगर आप देखें ना तो 22% रिजल्ट। और फिर दूसरा मसला, ये जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वो FAR 1 उठाते हैं, उनको नहीं समझ आता, वो आगे जाते हैं और फिर एंड पे आके पेपर ड्रॉप कर देते हैं, या पेपर जाके दे के आते हैं और सिर्फ खाना पूरी करके आते हैं। तो असल में जो बंदा तैयारी करके जा रहा है, जान मार के जा रहा है, सर उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से 35 से 40% है आराम से। तो इसका रिजल्ट देख के घबराना नहीं कि यार इतने लोग फेल हो रहे हैं तो मैं सही भी करके आऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बाखुदा ये बात बता रहा हूं अपनी बड़ी जिम्मेदारी से, कि ICAP आपको बहाने बहाने से नंबर दे रहा होता है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। फेल नहीं करता, वो पास कर रहा होता है आपको, बस रीजनेबल काम करके आ जाओ, ठीक है जी। अच्छा, जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं भैया, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस दफा ऐसे पेपर दो जैसे पहली अटेम्प्ट दे रहे हो, और मेरी आप बुक की लिस्ट उठाओ, ठीक है, या पास पेपर वाला स्ट्रेटेजी उठाओ, पूरा करो उसको, 100% कोर्स कवर करके जाओ, 100% सवाल जो मैंने बताया वो कवर करके जाओ, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, एक चीज और सर, मैं ओवर द पीरियड अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में मैंने सर कोई 6 के करीब मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाए, वो मैं आपको अभी दे दूंगा, और आइंदा दिनों में मैं आपको सर 4-5 सवाल इसमें और डाल के दे दूंगा। मिक्स स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 स्टैंडर्ड्स मिला के आते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर सर हमारे 2 मॉक्स हैं, एक मॉक 5 तारीख को है, 5 अगस्त को है, 5 अगस्त का मतलब कल है एक मॉक, ठीक है जी, FAR 1 का। ये आपने अगर अटेम्प्ट करना है तो कर लेना, नहीं तो ये लेके इसके एटलीस्ट सवाल सॉल्व कर लेना।
अगर मॉक अटेम्प्ट करके आप बाद में भी जमा कराते हो, मेरी टीम आपको चेक करके दे देगी, ठीक है जी। एक ईमेल एड्रेस है, मैं उसको जो है वो डाउन द लाइन नोटिफाई करवा दूंगा, आप उस पर भिजवा दें। इस मॉक को करके 100 नंबर का मॉक है और वो चेक होकर आपको मिल जाएगा। दूसरा मॉक हमारा सर 16 तारीख को है, 16 अगस्त को है। ये भी एक फुल मॉक होगा। ये 2 मॉक्स आपने अगर अटेम्प्ट कर लिए, यार अगर मॉक इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट किए तो भी ठीक है, नहीं तो सर आप इनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छे तगड़े सवाल है इसके अंदर, ठीक है जी। मेरे बच्चों, हमने 6 महीने आपने और हमने मिलकर बहुत मेहनत की है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों की मेहनत जो है वो आपके सामने लेकर आए एक पास होने वाले रिजल्ट की सूरत में, और आप तमाम बच्चों को आपकी मेहनत का सिला मिले। आपके प्रोफेशनल एग्जाम, ये आपके पहला प्रोफेशनल एग्जाम है सही मायनों में, ठीक है जी। और मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आप इन द मीन वाइल जब आप तैयारी कर रहे हो, नमाजों का भरपूर एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह ताला टाइम में बरकत डाल देता है अगर आप अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे हो, ठीक है जी। सुबह भले आप 5 मिनट कुरान पढ़ें, लेकिन कुरान पढ़ने का जो है वो आदत डालें। एक चीज मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे लोगों को खौफ होता है, एंग्जाइटी होती है, नहीं होगा पास। आपको मैं एक सूरत बता रहा हूं, आप उसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके दिमाग और जहन को सुकून में रखेगा और खौफ की चीजें आपके जहन से निकाल देगा, और वह सूरह कुरैश, ठीक है जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो मेरे बच्चों, खुश और आबाद रहो। मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूं, मेरी पूरी टीम मौजूद है। आपके अगर कोई टॉपिक मिसिंग है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो और टाइम आपके पास नहीं है, कम है, हमारा कस्टमाइज बैच है, आप मेरी मैनेजमेंट को एक्सेस करें, वो आपको एक कस्टमाइज बैच दे देगा, उसमें इंटायर कोर्स मौजूद है, ठीक है जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। मेहनत करनी है और रिजल्ट हासिल करना है, रिजल्ट अल्लाह देगा, मेहनत हमने करनी है। अस्सलाम वालेकुम।